सो वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर गाइस। तो आज हम थर्मोडायनेमिक का थर्ड चैप्टर पे आ चुके हैं और हम थर्ड चैप्टर अब पढ़ने वाले हैं। तो गाइस फिर से यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज आपको हम यहाँ पे कराएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ थर्मोडायनेमिक के जो टॉपिक्स को हम पढ़ रहे हैं उसको एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए चले, ताकि गाइस हेल्प हो हमको थर्मोडायनेमिक को अच्छे से समझने में जो हमारे टॉपिक हैं। तो गाइस जो ये सीरीज मैंने बनाया है ये एसएससी जेई के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो या आरआरबी जेई के लिए तैयारी कर रहे हो आप, ठीक है, आपको इनमें सबसे बेस्ट ये लेक्चर लगेगा। ओके गाइस, तो एसएससी जेई और आरआरबी जेई इनके लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जो ये सीरीज मैं बनाया हूँ बहुत बेहतरीन सीरीज है। ट्राई कर लो और कहीं देख के समझ में आ जाएगा किसका बेस्ट है, ठीक है। तो गाइस दो चैप्टर हम खत्म करा चुके हैं थर्मोडायनेमिक के और थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं अवेलेबल एनर्जी। क्लियर है? एक मिनट अवेलेबल एनर्जी आई थिंक ये चैप्टर आपके सिलेबस में है ही नहीं। वेट एक मिनट देखा जाए। ओके सो बहुत जल्दी आपका, तो गाइज आई थिंक 3 ही चैप्टर आपका थर्मोडायनेमिक में है। मैं दूसरे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताने जा रहा था, बट ऐसा नहीं है, सिर्फ 3 चैप्टर है गाइज। ये हमने पहले यहाँ पे चैप्टर का नाम डाल देता हूँ, चैप्टर 3 हम लोग प्योर सब्सटेंस पढ़ने वाले हैं। प्योर सब्सटेंस, क्लियर है? तो ऐसे ही 3 चैप्टर मैं मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो मैं सीरीज बना रहा हूं, तो मेरे जो सीरीज बना है उसके अकॉर्डिंग 3 चैप्टर में आपका काम खत्म थर्मोडायनेमिक का। आपको सोचना ही नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है एक्स्ट्रा चीजों का, क्योंकि जो मेरे पास सिलेबस है और लेटेस्ट सिलेबस है और उसमें यही है। उन्होंने क्या करा है, मैंने आपको जो 3 चैप्टर है जो मैं आपके बता रहा हूं उन्होंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। देखो एसएससी जेई आरआरबी जेई में सिलेबस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको थोड़ा ध्यान से देखना। देखिए लास्ट जो चैप्टर है इसको बांटा गया है, नाम दिया गया है प्योर सब्सटेंस। क्लियर है? इसको नाम दिया गया है प्योर सब्सटेंस। ये है एंट्रोपी, ठीक है, ये है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। और उसके बाद है ओपन सिस्टम, और इससे पहले एक और है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो ऐसे मिलकर टोटल 5 चैप्टर आपका होता है थर्मोडायनेमिक में। बट ये जो टॉपिक्स मैंने आपको, जो आपका जो सिलेबस है, आपको ये 5 चैप्टर आपको आरआरबी जेई और एसएससी जेई पे देखने, इसके हटकर कोई चैप्टर आपका नहीं है। ये 5 चैप्टर आपको देखने का मिलेगा। बट गाइस आप ध्यान दो, ये 2 ओपन सिस्टम और जो फर्स्ट लॉ है इसको मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही पूरा निपटा दिया। क्लियर है? मेरे अकॉर्डिंग ये फर्स्ट चैप्टर में ही आता है, जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ रहे थे उसी में हमारा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और एंट्रोपी, इन दोनों को मैंने आपको अब जो सेकंड वीडियो हमारा बना, सेकंड चैप्टर नाम से जो वीडियो बना है उसमें हमने निपटा दिया। और अब बचा सिर्फ प्योर सब्सटेंस, जो कि आपको थर्ड चैप्टर के नाम से मैं अभी पढ़ाने वाला हूं आपको। तो ओवरऑल आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई आपके बुक में तो 5 चैप्टर दिख रहा है, 5 अलग अलग दिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, 5 ही चैप्टर है। उसको मैंने आपको इस तरीके से पढ़ा क्योंकि गाइज ये कनेक्ट है एक दूसरे से, तो मैं क्यों अलग अलग पढ़ाऊं आपको और कंफ्यूज करूं। क्लियर है? तो बहुत अच्छी खबर है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, जस्ट अभी मैं देख रहा हूं। तो प्योर सब्सटेंस बस बचा है हमारा, और आई थिंक 6 लेक्चर में हमारा थर्मोडायनेमिक खत्म। अच्छी बात है। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में हम। तो गाइस शुरू करते हैं इसको। प्योर सब्सटेंस थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलता है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे थर्मोडायनेमिक में प्योर सब्सटेंस से। तो गाइस जो भी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, और ऐसा नहीं है सिलेबस है तो मैंने लगभग जो क्वेश्चंस की आप बात कर, जो मैं क्वेश्चन सीरीज करा रहा हूं तो मैं किसी प्रीफर्ड बुक से ही करा रहा हूं। तो मैं उसके जो भी चैप्टर्स दिए गए हैं एसएससी जेई में या आरआरबी जेई में, जो भी थर्मोडायनेमिक के टॉपिक्स है, वो सारे टॉपिक्स के मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने खुद लगा के देखे हैं, और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो उन्हीं क्वेश्चंस में से ही है। तो आप ये हमारा लेक्चर जो थर्मोडायनेमिक की सीरीज है इसको आप खत्म करो, और इसको खत्म करने के बाद आप कोई भी एसएससी जेई की या आरआरबी जेई की या फिर ऐसा कोई छोटा मोटा जो टेक्निकल एग्जाम है, गेट लेवल को नहीं बोल रहा हूँ, गेट लेवल में जैसे कि मैं थर्ड चैप्टर अवेलेबल एनर्जी पढ़ा रहा था वो गेट में आता है, उसके बाद एक और चैप्टर आता है गेट में, उसके बाद लास्ट चैप्टर गेट में हमारा प्योर सब्सटेंस है, तो वो 2 चैप्टर हटा दिया गया।
तो जो इजी चैप्टर है वही हमारा एसएससी जेई आरआरबी जेई में आ रहा है। तो ये सीरीज कंप्लीट करो हमारा थर्मोडायनेमिक, और आप आरआरबी जेई की या एसएससी जेई की कोई भी किसी भी ऑथर की बुक उठाओ और क्वेश्चन लगाना चालू करो। और मैं भी देखता हूँ आपसे कैसे क्वेश्चन नहीं बनता है। बस वीडियो को गाइस अच्छे से समझना है, जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझना है, तो ही आप कंप्लीट कर पाओगे। और जैसे हमारा थर्मोडायनेमिक खत्म होता है, हम आरएसी और एचएमटी को पढ़ेंगे। कि मैंने बताया था शुरू में ही कि थर्मो को अगर स्टार्ट कर रहे हो आप, थर्मोडायनेमिक को सबसे पहले कोर 0 से स्टार्ट कर रहे हो, थर्मो कंप्लीट करने के बाद एचएमटी आरएसी दोनों में से कोई एक को उठाओ और इस तरीके से पहले थर्मल वाले सब्जेक्ट्स को खत्म करना है, और यहीं पे चाहो तो आप आईसी इंजन भी कंप्लीट कर सकते हो। तो हम इसी तरीके से पैटर्न करेंगे। थर्मो खत्म कर होने बस ये एक लेक्चर बनाऊंगा, इसके बाद एक और 2 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर खत्म। उसके बाद एचएमटी आरएसी में से हम कुछ भी उठाएंगे, और देन आईसी इंजन, और ये 4 जो सब्जेक्ट हैं हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम मैकेनिक्स वाले में सोम टूम डूम करेंगे, और इस तरीके से हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए, बहुत बकबक हो गया, अब हम लोग काम चालू करते हैं। तो कुछ भाइयों का कमेंट आ रहा था मुझे, मैंने देखा कि सर थोड़ा सा बोर्ड की लेंथ आप बढ़ाइए। ठीक है, हाँ गाइज, मुझे भी दिक्कत होता है, मैंने प्रोसेस में डाल दिया है। जल्दी अभी मैं शिफ्टिंग वगैरह भी करूंगा, तो जस्ट बड़ा बोर्ड का मैंने जुगाड़ कर रखा है, जल्दी आ जाएगा। तो फिर हो सकता है एचएमटी आरएसी का जब लेक्चर में चालू करूँ तब से आपको भी थोड़ा सा अच्छा मिलेगा क्वालिटी देखने को। ठीक है, थोड़ा सा आप भी वेट करो। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस, अगर सब्सटेंस इज सेड टू बी प्योर सब्सटेंस, अगर किसी सब्सटेंस को अगर आपको कहना है कि वो प्योर है, तो उस केस में ये 2 प्रॉपर्टी है, ये फॉलो होना चाहिए। वो सब्सटेंस की ये 2 प्रॉपर्टी अगर फॉलो हो जाएगी तो हम उस सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंस कहेंगे। पहला क्या कहेंगे? होमोजेनस, होमोजेनस इन केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन। अगर वो सब्सटेंस केमिकली होमोजेनस है, अगर वो सब्सटेंस केमिकली होमोजेनस है, तो भी उस सब्सटेंस को हम प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं। लेकिन साथ में एक और प्रॉपर्टी होनी चाहिए, होमोजेनियस इन केमिकल एग्रीगेशन। मतलब होता है बॉन्डिंग उनके आपस में, जो भी अभी आगे हम बात करेंगे क्लियर हो जाएगा। तो गाइस, कोई भी अगर आपने कोई भी सब्सटेंस लिया, कोई भी सब्सटेंस को अगर आपने लिया और उसको आपको चेक करना है कि सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस है कि इम्प्योर सब्सटेंस है, तो इसकी एक ही चीज है, अगर आपको इसको प्योर सब्सटेंस प्रूफ करना है कि ये सब्सटेंस आपका प्योर है, प्योर सब्सटेंस है, तो आपको इन दोनों प्रॉपर्टी को सही करना होगा। ये दोनों प्रॉपर्टी लाई होनी चाहिए इस सब्सटेंस के लिए। इसमें से एक भी गलत हो गया ना तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। दोनों सही होगा तो ही हमारा सब्सटेंस प्योर है। इन दोनों में से कोई एक भी गलत हो गया तो ये सब्सटेंस हमारा प्योर नहीं है। क्लियर है? ये 2 पॉइंट को ध्यान में रखना है, और आगे हम आपको बताते हैं जैसे एग्जांपल देकर कैसे। ठीक है, जैसे गाइस स्टीम को ले लेते हैं और वाटर को ले लेते हैं। स्टीम और वाटर का क्या है? केमिकल H2O। स्टीम भी तो वाटर से ही बना है ना, H2O। और इसको मैंने ये बोला एक सब्सटेंस। ठीक है, मैंने एक बीकर लिया, उसको हीट किया, उसके अंदर वाटर था, थोड़ी स्टीम बन गई, और इस पूरे सिस्टम को ये किस तरीके का सब्सटेंस है, क्या ये प्योर सब्सटेंस है, इसको बताने के लिए हम पहले चेक करेंगे। सबसे पहला देखेंगे क्या ये केमिकल कंपोजिशन। तो देखो H2O दोनों केमिकल कंपोजिशन इसका सेम है, तो केमिकल कंपोजिशन मैंने राइट मार दिया। अब चेक करूंगा क्या ये केमिकल एग्रीगेशन है, मतलब दोनों की बॉन्डिंग। तो देखोगे आप ध्यान से, इसमें भी H2 है, इसमें भी H2 है, इसमें भी O है, इसमें भी O है, तो बॉन्डिंग तो एकदम जबरदस्त है। तो केमिकल बॉन्डिंग भी चेक करें, ये भी सही है। तो इस तरीके के सब्सटेंस को हम कह सकते हैं कि यस इट इज प्योर सब्सटेंस। अब अगला एक और लेते हैं, तो इसके अंदर रखते हैं H2O। क्लियर है? और इसमें रखते हैं H2+O, इस तरीके का। अब इसमें भी हम चेक करेंगे क्या ये केमिकल कंपोजिशन होगा या नहीं होगा, और केमिकल एग्रीगेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, दोनों को हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो गाइस अगर आप देखोगे तो यहां भी H2 है, यहां भी H2 है, यहां भी O है, यहां भी O है, तो केमिकल कंपोजिशन दोनों में सेम है। यहां भी हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1। केमिकल कंपोजिशन तो एक है,
बट क्या केमिकल बॉन्डिंग, यहाँ पे देखोगे तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग है, बट यहाँ पे तो बॉन्ड नहीं बन रहा है ना, तो इस बॉन्डिंग ना बनने के कारण इनके बीच में केमिकल एग्रीगेशन नहीं है, इसलिए ये सब्सटेंस हमारा प्योर सब्सटेंस नहीं है। बट आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से तो H2O, इसमें भी बॉन्डिंग हो रही है, इसमें भी बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ भी H2, यहाँ भी H2, यहाँ भी O, यहाँ भी O, तो इस तरीके से काम हो गया। अब हम थर्ड कंपोनेंट लेते हैं, तो ये जो कंपोनेंट सब्सटेंस है ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। अगला हम लेते हैं, अगला की बात करते हैं, तो इसके अंदर मान लिया H2O ले लिया और इसमें H2 प्लस O2 ले लिया, क्लियर है। अब आइए देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखो केमिकल कंपोजिशन है क्या, देखो यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे O2 और यहाँ O है, तो केमिकल कंपोजिशन तो है नहीं, दोनों में अलग अलग है। केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो यहाँ पे तो बॉन्डिंग हो रहा है, यहाँ बॉन्डिंग नहीं है, केमिकल एग्रीगेशन भी नहीं है, तो ये सब्सटेंस तो एकदम प्योर नहीं है, ये दिस इज नॉट। तो ये जो है हमारा प्योर सब्सटेंस है, ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये भी प्योर सब्सटेंस नहीं है। तो ये हुआ फाइनल प्योर सब्सटेंस का मीनिंग। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, अब हम प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करते हैं, क्लियर है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस पे देखेंगे। अब यहाँ पे आने वाले हैं फेज डायग्राम, बहुत सारे फेज डायग्राम आएंगे, उनको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, और मैं बताते जाऊंगा कि इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, ताकि अब माइंड में आपके रहे कि हाँ भाई इस टॉपिक से इस तरीके के क्वेश्चन बनता है। तो गाइस सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं फेज डायग्राम को समझना। फेज डायग्राम क्या होता है, फेज डायग्राम, फेज क्या, फेज चेंज होना, फेज कैसे चेंज होता है उसको अगर हम किसी डायग्राम पे दिखा देंगे वही तो होगा फेज डायग्राम। फेज चेंज होना मतलब सॉलिड, जब मैंने सॉलिड को कुछ हीट दिया तो कुछ देर बाद वो सॉलिड क्या हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया, और फिर मैंने फिर हीट दिया तो वो लिक्विड हमारा इवापोरेट हो गया, मतलब वेपर में चेंज हो गया, और अचानक उसको मैं ठंडा कर दिया तो वो फिर से हमारा लिक्विड या फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो इसको ही हम बोलते हैं फेज चेंज होना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, या वेपर से ऐसे। तो सॉलिड से लिक्विड या फिर सॉलिड से कोई चीज लिक्विड हो रहा है, या लिक्विड से कोई चीज वेपर हो रहा है, या वेपर से कोई चीज लिक्विड हो रहा है, तो इनको क्या क्या बोलते हैं सबसे पहले तो वो देख लेते हैं हम, उसके बाद हम आगे यहाँ पे बात करेंगे, क्लियर है। आइए, बहुत बेसिक्स है, इसको आप तो थोड़ा बहुत जान लो क्योंकि ये तो पता ही होगा आपको। फिर हम देखो, कोई चीज अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब मेल्ट हो रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग, क्लियर है। उसके बाद अगर कोई चीज लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड में, तो फ्रीजिंग हो रहा है, फ्रीजिंग, क्लियर है। ऐसे ही कोई चीज लिक्विड से वेपर में बदल रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, इवापोरेशन, इवापोरेशन बोलते हैं। और अगर कोई चीज वेपर से लिक्विड में आ जाता है, कंडेंस हो रहा है, कंडेंसेशन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कोई चीज सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। एग्जांपल नेफ्थलीन वॉल, सॉलिड रहता है, हवा में छोड़ते हैं, डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर कोई चीज डायरेक्ट वेपर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, एब्लीमेशन, एब्लीमेशन, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, इसी को सॉलिड से लिक्विड चेंज होना, ये सब चेंजेस जो हो रहे हैं इसी को हम बोलते हैं कि किसी सब्सटेंस का, प्योर सब्सटेंस का फेज चेंज होना। इसलिए हम प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में सबसे पहले फेज डायग्राम पढ़ने वाले हैं। तो इन्हीं सब चेंजेस को अगर मैं किसी ग्राफ में दिखा दूं, किसी ग्राफ में दिखा दूं, तो ये हमारा फेज डायग्राम हो जाता है, ठीक है। या मैं पीवी डायग्राम में दिखा दूं, टीएस डायग्राम में दिखा दूं, कहीं पे भी दिखा दूं तो फेज डायग्राम हो जाएगा। अब इस फेज डायग्राम को थोड़ा सा और हम अच्छे से समझते हैं, क्लियर है। फॉर एग्जांपल गाइस, मैंने एक सब्सटेंस लिया, एक सॉलिड सब्सटेंस लिया, ठीक है, एक सॉलिड सब्सटेंस लिया, सॉलिड है, तो मैंने उसमें टेम्परेचर दिया एट प्रेशर 1 पे, क्लियर है। मैं इसको एक लाइन बना रहा हूं, एट प्रेशर 1 पे मैंने एक सब्सटेंस लिया और उसमें प्रेशर कांस्टेंट है, पूरे लाइन के लिए प्रेशर कांस्टेंट है, क्लियर, ठीक है। प्रेशर P1 पे मैंने एक सब्सटेंस लिया जो कि सॉलिड नेचर का था, और जब उसमें मैंने उसको हीट प्रोवाइड किया तो देखा कि वो 0.1 से लेके 0.2 तक उनके बीच में क्या हो रहा है, उनके बीच में हो रहा है सेंसिबल हीटिंग, मतलब टेम्परेचर चेंज होता हुआ आपको दिखेगा।
फिर 2 से आप 3 तक देखोगे कि भाई लेटेंट हीट होने लगा, और जब भी लेटेंट हीट होता है इसका मतलब फेस चेंज होना लगा। सेंसिबल हीट के टाइम टेम्परेचर, हम बॉडी में इसमें मैं टेम्परेचर को देता जा रहा हूं, टेम्परेचर दे रहा हूं 1 को, क्लियर है। तो टेम्परेचर दिखा तो पहले तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो सेंसिबल हीटिंग हो रहा है। सेंसिबल हीटिंग में क्या होता है, ये आप बॉडी में अगर हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखेगा, और लेटेंट हीट में टेम्परेचर नहीं बढ़ता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बट फेस चेंज हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड में हो जाएगा। तो 2 से 3 तक देखोगे कि भाई फेस चेंज हो रहा है। तो थर्ड पॉइंट पे आकर आपका जो भी है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ये जो सॉलिड था, ये पॉइंट 1 जो सॉलिड था, ये थर्ड पॉइंट पे आके लिक्विड में कन्वर्ट हो गया ना। अब फिर मैंने इसको और हीट दिया, तो ये 3 से लेके 4 तक फिर ये सेंसिबल हीटिंग होगा, फिर से सेंसिबल हीटिंग होगा, और सेंसिबल हीटिंग होने के बाद हीट में कंटिन्यू हीट देता ही रहूंगा, हीट टेम्परेचर में बढ़ाता ही जा रहा हूँ, तो हीट मतलब देता जा रहा। तो हीट दिया मैंने, ये 3 से 4 तक गया, सेंसिबल हीटिंग हुई, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ता, बॉडी का सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा, चेंज फेस चेंज नहीं हो रहा था। उसके बाद थोड़ी देर बाद लेटेंट हीट स्टार्ट हो गया, 4 से 5 के बीच में लेटेंट हीट स्टार्ट हो गया, मतलब फेस चेंज होना स्टार्ट हो गया। तो 5th पॉइंट पे ये जो लिक्विड आया ये यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है। और इस तरीके से सुपर हीटेड रीजन में जाता जाएगा, मतलब वेपर था और हीट करेंगे तो सुपर हीटेड रीजन पे जाता जाएगा। तो एट प्रेशर 1 वाले को ऐसे ही, अगर मैं प्रेशर 2 पे कोई सब्सटेंस लिया, प्रेशर 2 पे उसका भी कुछ इस तरीके से होगा, बट हाँ उसका जैसे उसका पॉइंट यहाँ था, इसका थोड़ा सा 1 डैश, इसको 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, इस तरीके से उसका भी होगा। उसकी भी जो ये जो रेटिंग होगी, चेंज होने का रेटिंग वो अलग होगा, क्योंकि हमने P2 प्रेशर पे लिया है। P3 पे जो लूंगा उसका भी कुछ चेंज अलग होगा, उसकी वैल्यू, ये सब लेटेंट हीट जो भी चेंजेस हो रहा है। तो सॉलिड से लिक्विड के लिए 3 लगा, 1 से 2 तक सेंसिबल हुआ, 2 से 3 पे लेटेंट हुआ, क्लियर है। इस तरीके से जो पॉइंट 2 है, क्योंकि यहीं से फेस चेंज होना स्टार्ट हुआ ना, 1 से 2 तक सेंसिबल हीटिंग हुआ, कोई फेस चेंज नहीं हुआ, 2 से 3 में 2 के बाद फेस चेंज होना स्टार्ट हो गया, लेटेंट हीट होने लगा। तो इस पॉइंट को, सॉलिड से फेस चेंज हो रहा है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉलिड पॉइंट, क्लियर है। यहां 3 तक आते आते लिक्विड हो गया, 3 से 4 तक सेंसिबल हीटिंग हुई, टेम्परेचर बढ़ता गया, और 4 से फिर लेटेंट हीट, फेस चेंज होना स्टार्ट हुआ और वेपर में कन्वर्ट हो गया। इस 4th पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड वेपर पॉइंट, क्लियर है। इस तरीके से 5 तक हो गया तो वेपर बन गया, 5 से फिर हमारा सेंसिबल हीटिंग होगा, 6 तक पहुंचेगा, फिर हमारा लेटेंट हीट चेंज होगा, सुपर हीटेड रीजन में पहुंच जाएगा। तो इस 6 वाले पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड लाइन, ठीक है, सैचुरेटेड सुपर हीटेड लाइन है। इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता जाएगा। ओके, तो ये तो हुआ मेन। बट अगर हम इसी ग्राफ को, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था कि इस तरीके से चेंजेस होते हैं, पहले इस तरीके से लाइन से चेंज होगा। बट अगर इसको हम पीवी डायग्राम पे बनाएं, इस चीज को अगर पीवी डायग्राम पे बनाएं, प्रेशर और स्पेसिफिक वॉल्यूम वाली लाइन पे बनाएं, तो आपको कुछ इस तरीके के चेंजेस दिखेंगे। पहले मैं ये बना लेता हूं, याद आया क्या होता है ये, इस लाइन का ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं इस पॉइंट को, क्लियर है। इस पॉइंट के इधर वाला जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। इस लाइन पे जो भी सब्सटेंस होगा वो प्योर लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, मतलब सैचुरेटेड लिक्विड लाइन कहाँ गई, ओके, इसको मैंने सैचुरेटेड वेपर बोल दिया था, सॉरी गाइस, मिस्टेक था। लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा, तो 4th पॉइंट पे ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होगा, क्लियर है। सैचुरेटेड सॉलिड लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन, इसको थोड़ा सा मिस्टेक को ठीक कर लेना, ठीक है। तो अब मैं इसको पीवी डायग्राम पे जब बनाऊंगा तो ये हो गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट, क्लियर है, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। और ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन 4 पॉइंट, यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस होगा वो सब लिक्विड स्टेट में होगा, सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट में। और ये जो लाइन बताता है इसको बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन, ठीक है, मतलब 6 पॉइंट पे आ गया होगा 4, और ये जो पॉइंट को मैंने किया है 2, 4 और 6, यही सैचुरेटेड सॉलिड, सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड वेपर है, ये सब क्लियर है। मैंने ये बना लिया। अब इसी में आप ध्यान से देखो, अब मैं बनाने जा रहा हूं पॉइंट्स को, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट मार्क करेंगे। देखो सॉलिड पॉइंट, तो ये हो गया पॉइंट 1, मतलब सॉलिड था, क्लियर है। फिर क्या हो गया, सैचुरेटेड सॉलिड पॉइंट, तो चलो दिस इज पॉइंट 2, मैं बस मार्क कर रहा हूं ऐसे। पॉइंट 1, पॉइंट 2, जो पॉइंट 3 है वो लिक्विड है, पॉइंट 3 लिक्विड है, और पॉइंट 4 है वो सैचुरेटेड लिक्विड है। तो इस सैचुरेटेड लाइन वाले पे मैं पॉइंट 4 को बनाऊंगा, ठीक है, पॉइंट 4। फिर पॉइंट 5 वेपर, फिर सैचुरेटेड, ये हो गया पॉइंट 5 और ये हो गया पॉइंट 6, क्लियर है। तो ध्यान से देखोगे 4 पॉइंट और 6 पॉइंट अपनी अपनी जगह पे है, 4 पॉइंट और 6 पॉइंट सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट, सैचुरेटेड लिक्विड वेपर लाइन पे है। तो ये इस तरीके का डायग्राम बन गया P1 प्रेशर के लिए, ठीक है। अब आप कहोगे सर आप तो ऐसा डायग्राम देखे ही नहीं होगे, तो गाइस ये डायग्राम P और V का बना रहा हूं ना, तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, प्रेशर तो कांस्टेंट है ना। P1 पे मैंने सब्सटेंस को लिया और हीट देता गया, तो प्रेशर तो कांस्टेंट है हमारा। बट जानते हो हीट देखो तो भाई वॉल्यूम तो चेंज होने ही वाला है, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम वही दिख रहा है। और आप कहीं देखे होगे बुक में कि सर डायग्राम इस तरीके से ऐसा ऊपर की ओर बनता है, ऐसा ऊपर की ओर आया, ऐसा नीचे की ओर। गाइस तो वो पीवी डायग्राम नहीं, वो पीटी डायग्राम, पीएस डायग्राम या टीएस डायग्राम होगा, तो हम अभी आगे आएंगे तब देखेंगे। तो गाइस मैंने P1 वाला जो सब्सटेंस लिया था उसका लाइन बना दिया। वैसे जो प्रेशर 2 पे जो सब्सटेंस लिया था मैं, तो उसका भी कुछ आगे ऐसा होगा, ठीक है। उसका भी पॉइंट 1 होगा, उसका भी पॉइंट 1 डैश 2 डैश होगा, उसका भी पॉइंट 3 डैश होगा, उसका भी पॉइंट 4 डैश होगा, उसका भी पॉइंट 5 डैश होगा, उसका भी पॉइंट 6 डैश होगा। और आप ध्यान से देखो इस 4 को, क्लियर है, तो इसको ऐसे ले, मान लो अलग प्रेशर पर लिया ना मैंने, एक मिनट यहां से मैं इसको थोड़ा मिटाता हूं। तो प्रेशर अलग लिया तो हर पॉइंट भी उसका बदल जाएगा, तो हो सकता है यहाँ पे 5th पॉइंट आ जाए, हो सकता है यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 पॉइंट हो जाए, यहाँ पे 4 हो जाए, यहाँ पे 3 पॉइंट हो जाए, यहाँ पे 2 पॉइंट हो जाए। क्यों भाई, प्रेशर हमने चेंज किया ना, तो प्रेशर जब हमने चेंज किया तो या इस P1 वाले प्रेशर पे सेकेंड पॉइंट पे या 4 पॉइंट पे सैचुरेटेड लिक्विड था, 4 पॉइंट पे सैचुरेटेड लिक्विड था। और जैसे मैंने प्रेशर 2 किया तो जरूरी थोड़ी ना कि 4 पॉइंट पे प्रेशर चेंज किया तो जाहिर सी बात है 4 पॉइंट पे तो सैचुरेटेड लिक्विड नहीं होगा, उसका किसी और पॉइंट पे होगा। इसलिए इसको इस तरीके, और इन सारे पॉइंट्स को अगर आप जोड़ दोगे तो हमारा आपको इसको ग्राफ एक इसकी टिल्टिंग दिखने लगेगी आपको, है ना। तो इस तरीके से हमारा पीवी डायग्राम अलग अलग सब्सटेंस के लिए काम करता है। अब यहाँ पे 2 सब्सटेंस के लिए मैं आपको बनाने वाला हूं, एक वाटर के लिए बनाऊंगा पीवी डायग्राम और एक जनरल सब्सटेंस के लिए बनाऊंगा। और देखना आप दोनों में एक डिफरेंस दिखेगा और उसी डिफरेंस से एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझने की बहुत जरूरत है। तो गाइस यहाँ पे देखना, हम वाटर के लिए ये जो डायग्राम मैं बनाऊंगा वाटर के लिए है, और ये जो डायग्राम है ये जनरल सब्सटेंस के लिए है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 जैसा नॉर्मल था वैसे ही जाएगा हमारे स्टेट। बट वाटर के साथ क्या होता है ध्यान देना, पॉइंट 1 ये बना, ठीक है, पॉइंट 1 जैसे आप हीट दोगे तो पॉइंट 2 यहां कहीं बनेगा, फिर पॉइंट 3 यहां बनेगा और ये पॉइंट 4। देखो इसका 1 पॉइंट कहां, 2 पॉइंट कहां, 3 पॉइंट कहां, 4 5 6 सब अपनी अपनी जगह था। हमने देखा था ना जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया था लाइन से, 4 पॉइंट पे हमारा सैचुरेटेड वेपर लिक्विड लाइन था। ये देखो यहाँ भी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन तो वही है, 4 पॉइंट पे इस बार भी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, क्लियर है। बट हमने सेकेंड पॉइंट पे क्या था हमारा, 1 से 2 तक सेंसिबल हीटिंग हो रही थी, 1 से 2 तक सेंसिबल हीटिंग हो रही थी। ये जो पॉइंट 2 था वो पॉइंट 2 क्या था, वो पॉइंट 2 का नाम था सैचुरेटेड वेपर लाइन। तो यहाँ पे देखोगे 1 तो अपनी जगह पे है दोनों, जैसे आप हीट दिए सैचुरेटेड सॉलिड लाइन में जो है पॉइंट है वो यहाँ पे आ गया वाटर केस में, और आप हीट दोगे तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे आ गया, लिक्विड लाइन यहाँ पे, ये लिक्विड स्टेट में आ गया। उसके बाद फिर आप यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुई, 3 से सेंसिबल हीटिंग हुई, और फिर वो यहाँ से लेके फिर 5 तक क्या होगा, 5 पॉइंट कहीं यहाँ बनेगा, और ये फिर 6, बाकी सब सही है। बस 1 के बाद 2 यहाँ आ जा रहा है, 2 फिर 3 4 5 6 बाकी वैसा है। ये वाटर के केस में होता है, क्योंकि गाइस वाटर को आगे जब हम
ट्रिपल डायग्राम जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे वाटर को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो पहले कंप्रेस हो जाता है, कंप्रेसिबल टाइप का होता है वाटर, ठीक है। उसका वॉल्यूम जो है कंप्रेस हो जाता है। वॉल्यूम जो वाटर की जो वॉल्यूम, जब आप टेम्परेचर वाटर में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो तो वॉल्यूम देखिए 1 से 2 तक गया, फिर अचानक कंप्रेस हो गया, फिर बाकी जनरल सब्सटेंस की तरह ही काम करेगा, फिर 4 5 6 जैसा उसका है वैसा ही काम करेगा, क्लियर है। इसलिए ऐसा ये वॉल्यूम वापस कंप्रेस होना, इसी को वॉल्यूम कंप्रेस होना ये सिर्फ वाटर में ही होता है। वॉल्यूम कंप्रेस सिर्फ वाटर में होता है, बाकी सब में कुछ नहीं, वॉल्यूम एक्सपेंड ही होता जाता है, एक्सपेंशन ही होता रहता है इस तरीके से, क्लियर है। बट यहाँ पे वॉल्यूम आगे गया फिर कंप्रेस हो गया, फिर जनरल सब्सटेंस की तरह काम करने लगा। ये वाटर के केस में ऐसा होता है। तो ये चीज आप माइंड में रखना कि पूछेगा, क्वेश्चन ऐसा बनता है कि वाटर और जनरल सब्सटेंस में ऐसा कुछ डायग्राम दे देगा और बोल देगा भाई क्या किसमें क्या क्यों ऐसा हुआ, तो बताओगे कि बिकॉज ऑफ वाटर का जो वाटर में वॉल्यूम जो होता है उसका वॉल्यूम कंप्रेस हो, जब हीट प्रोवाइड करते हैं वाटर में, जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं उसका वॉल्यूम पहले कंप्रेस होता है, उसके बाद फिर वो एक्सपेंड होने लगता है, क्लियर है। तो ये चीज आपको एक माइंड में रखना है। यही सब चीजें फेज डायग्राम में थोड़ा बहुत था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, क्रिटिकल पॉइंट, सैचुरेटेड वेपर पॉइंट लाइन, इस सबको थोड़ा सा और डिटेल में हम समझेंगे, क्लियर है। मैं डायग्राम अभी नहीं मिटा रहा हूं। देखो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन की बात करते हैं। सैचुरेटेड लिक्विड लाइन की पहले बात करते हैं। तो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन जो है वो लेस इंक्लिनेशन में, अगर ये फिगर आप देखोगे, ये फिगर थोड़ा सा गलत बना है, जनरली ऐसा नहीं होता है। मैं बताता हूं, ये जो आपने ऐसा बस मन किया, आपने पेन उठाया और ऐसा करके ऐसा बना दिया, ये गलत हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से नहीं है, कुछ इस तरीके से है। ये थोड़ा स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा टिल्ट होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका इंक्लिनेशन कम है और इसका इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा है ना, इंक्लिनेशन। तो ये जो हमारा हो जाता है क्रिटिकल पॉइंट, इसको बोलते हैं ये। तो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन को मैं एक पॉइंट लिखूंगा, इट इज लेस इंक्लिनेशन और मोर स्टीफर, लेस इंक्लिनेशन, या फिर हम इसको मोर स्टीपर भी बोल सकते हैं। पहला पॉइंट सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के लिए, दिस इज सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, दिस इज सैचुरेटेड वेपर लाइन, ठीक है। और लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल, यहाँ पे लिक्विड जो है इनकॉम्प्रेसिबल नेचर का होता है, इनकॉम्प्रेसिबल नेचर का होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हो, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, तो प्रेशर भी यहाँ पे चेंज होगा और साथ ही साथ वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद सैचुरेटेड लिक्विड के बाद सैचुरेटेड वेपर लाइन पे आते हैं। सैचुरेटेड वेपर लाइन पे क्या होता है, मोर इंक्लिनेशन। ये जो लाइन है ये ज्यादा इंक्लिनेशन है, ज्यादा ही इस तरीके, मोर इंक्लिनेशन, ठीक है, और लेस स्टीपर। गाइस बोर्ड छोटा है थोड़ा, इसलिए मुझे थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, बट आप वर्ड्स पे जाओ, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये ज्यादा इंक्लाइंड है, ये जो थोड़ा स्ट्रेट जाता है ये ज्यादा इंक्लाइंड होता है, ठीक है। सैचुरेटेड वेपर लाइन जो है मोर इंक्लिनेशन है, इसलिए लेस स्टीपर हो गया। और यहाँ पे जो वेपर जो है यहाँ पे कॉम्प्रेसिबल नेचर का होता है। यहाँ पे वेपर क्या होता है, इनकॉम्प्रेसिबल नेचर का, यहाँ वेपर कॉम्प्रेसिबल का होता है। बिकॉज आप यहाँ पे प्रेशर को अगर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे कम होने लगता है। बिकॉज ऑफ वेपर कंप्रेसिबल नेचर का होता है, तो प्रेशर आप जैसे जैसे एयर पे या स्टीम पे प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होने लगेगा ना। प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होने लगेगा। बट इनकम्प्रेसिबल वाला जो है, क्योंकि लिक्विड तो इनकम्प्रेसिबल होता है, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है, तो आप प्रेशर अगर उसमें बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर ही बढ़ेगा, वॉल्यूम क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ने लगेगा। जिसके प्रेशर दे रहे हो लिक्विड पे, तो क्या होगा, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवापोरेट होने लगेगा, तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम चेंज होने लगेगा। तो ये केस है इस दोनों का, क्लियर है। अब आगे देखेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट भाई क्या है गाइस, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा प्योर सब्सटेंस में, बट ये जरूरी है समझना। क्रिटिकल पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो इट इज अ पॉइंट, और बोला एट विच सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर कर्व्स मीट। सैचुरेटेड लिक्विड लाइन में लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। इट इज अ पॉइंट
और बोला जाए एक तरीके का नॉट पॉइंट गलत हो जाएगा, बट इट इज अ पॉइंट और स्टेट एट विच सैचुरेटेड लिक्विड लाइन एंड सैचुरेटेड वेपर लाइन कर्व्स आर मीट। सैचुरेटेड लिक्विड लाइन का कर्व और वेपर लाइन का कर्व आगे इस पॉइंट पे मिलता है। इस पॉइंट या इस स्टेट को हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्लियर है? और क्रिटिकल पॉइंट पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर कोई भी सब्सटेंस ऐसा जा रहा है, जैसे यहाँ पे बनेगा ना, आगे आप पढ़ोगे इससे सब्सटेंस का ऐसा लाइन आपको बनेगा, तो इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर कोई भी सॉलिड या लिक्विड चीज डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? वेपर में। कोई भी लिक्विड चीज डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के इधर का पार्ट लिक्विड और थोड़ी दूर बाद सॉलिड हो जाता है, और सैचुरेटेड वेपर लाइन के बाद पूरा का पूरा जो रीजन है वो वेपर होता है, फिर सुपर हीटेड रीजन होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट के जस्ट ऊपर डायरेक्ट यहाँ की जो भी सब्सटेंस होगी ना वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर लिक्विड होगी डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड जो है वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर। तो लिक्विड डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्ट, कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा हीट वगैरह या मॉइस्चर या फिर ड्राइनेस फैक्टर नहीं, डायरेक्ट चेंज हो जा रहा है। ठीक है? और यहाँ पे सॉलिड डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं कि सब्लिमेशन, है ना? तो ये चीज यहाँ पे होता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे क्रिटिकल पॉइंट पे लेटेंट हीट जो होता है वो जीरो होता है। लेटेंट हीट जीरो। क्लियर है? लेटेंट हीट जीरो। क्यों? अभी देखते जाना। देखो लेटेंट हीट को बड़ा अच्छे तरीके से समझो कि ये पॉइंट है ना, अभी देखो ध्यान से, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यही हमारा लेटेंट हीट का पॉइंट है जो शो करता है, यही हमारा लेटेंट हीट है। और देखोगे लेटेंट हीट पहले एरिया इतना था, फिर ऊपर गए तो एरिया कम हो गया, फिर ऊपर जाओगे एरिया और कम हो जाएगा, फिर ऊपर जाओगे तो एरिया और कम हो जाएगा, और फिर पॉइंट। तो एट क्रिटिकल पॉइंट पे लेटेंट हीट की वैल्यू जीरो होती है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है बहुत अच्छा तरीका। इस पॉइंट से इस पॉइंट के डिस्टेंस, यही तो हमारा जो चेंजेस हो रहा है लेटेंट हीट, यहीं पे तो लेटेंट हीट हो रहा है, इसी कारण तो फेज चेंज यहीं पे तो फेज चेंज हो रहा है। ये लिक्विड से डायरेक्ट वेपर में यही तो हो रहा है लेटेंट हीट, यहीं तो फेज चेंज हो रहा है। तो ये धीरे धीरे लेटेंट हीट क्या होगा? कम होते 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 सीपी पे आते आते जीरो हो जाएगा। तो लेटेंट हीट एट क्रिटिकल पॉइंट विल बी जीरो। ये कुछ पॉइंट्स है आपको ध्यान पे रखना है, और आगे बढ़ते हैं आप। ओके गाइस, नेक्स्ट है टीएस प्लॉट, टेम्परेचर एंट्रोपी प्लॉट की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर एंट्रोपी प्लॉट का तो देखो टीएस, हम एक डायग्राम पढ़े थे शुरू में ही इस तरीके से P1, और इसको हमने नाम दिया था अलग अलग 1.2 3 4 5 6, जिसमें हमारा जो थर्ड पॉइंट था, देखो यहां से यहां ये हो रहा है हमारा क्या? सेंसिबल हीटिंग, लेटेंट हीटिंग, सेंसिबल हीटिंग, लेटेंट हीटिंग, सेंसिबल हीटिंग। तो यहाँ ये हमारा सॉलिड पॉइंट था, ये हमारा सैचुरेटेड सॉलिड था, ये हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, फेज चेंज हो गया। फिर ये था हमारा सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। फिर फिफ्थ पॉइंट जो था हमारा, मतलब सेकेंड पॉइंट सैचुरेटेड था, फोर्थ पॉइंट सैचुरेटेड था, और सिक्स पॉइंट हमारा सैचुरेटेड वेपर पॉइंट था, है ना? बाकी बीच वाले सॉलिड लिक्विड वेपर थे। 1 पॉइंट सॉलिड, 3 पे लिक्विड हो गया, 5 पे हमारा वेपर हो गया, 5 पे हमारा वेपर हो गया। क्लियर है? तो लिक्विड से 1 पे सॉलिड था, 3 पे लिक्विड था, तो लिक्विड से पहले सैचुरेटेड सॉलिड होगा, 3 पे लिक्विड था, 5 पे वेपर है, तो वेपर से पहला वाला पॉइंट सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होगा, इस तरीके से। ठीक है? तो टीएस डायग्राम देखोगे तो टीएस डायग्राम पे सेंसिबल हीटिंग मतलब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो आप टेम्परेचर के दिखा, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, 1 से 2 तक टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर मैं इस पॉइंट को 1 बोलूं, इस पॉइंट को 1 बोलूं, तो फिर टेम्परेचर 1 से 2 टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो मैं उसको इस तरीके से दिखाऊंगा ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्लियर है? बट फिर लेटेंट हीट में क्या हो रहा है? लेटेंट हीट में तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेटेंट हीट में तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ फेज चेंज हो रहा है। तो लेटेंट हीट के लिए मैं इस तरीके से बना सकता हूं, लेटेंट हीट के लिए इस तरीके से बना सकता हूं। ये हो गया हमारा लेटेंट हीट का पार्ट 0.2 से 0.3, है ना? लेकिन फिगर है गलत। 1 से 2 पे सेंसिबल हीटिंग तो हो रही है,
बट क्या ये जो टेम्परेचर, क्या ये लीनियर चेंज हो रहा है? मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी है ना, तो 1 से 2 तक क्या ये टेम्परेचर लीनियरली चेंज हो रहा है? नहीं, लीनियरली चेंज नहीं हो रहा है गाइस, ये लॉगरिथमिक चेंज हो रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा ऐसा बेंड करके बनेगा, लॉगरिथमिक चेंज हो रहा है 1 से 2 तक। ये हमारा सेंसिबल हीटिंग। फिर 2 से 3 तक लैटेंट हीट था, तो लैटेंट हीट में टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा, तो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया। फिर 3 से 4 तक, 3 से 4 तक हमारा क्या हो रहा है? 3 से 4 तक हमारा फिर सेंसिबल हीटिंग हो रहा है, तो मैंने फिर लॉगरिथमिक कर्व लाइन बनाया। 4 से 5 तक हम फिर से लैटेंट हीट की लाइन है, तो हम ऐसे ही जाएंगे, है ना। तो ये पहले ये बताओ कि हमको कैसे पता कि सेंसिबल हीटिंग जो है वो स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर हो रहा है या फिर ये कर्व लॉगरिथमिक हो रहा है? कैसे पता चलेगा? कुछ नहीं, याद है फॉर्मूला, dq इज इक्वल टू cp dt, dq इज इक्वल टू cp dt एट कांस्टेंट प्रेशर वाला, याद है फॉर्मूला? हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। और dq को हमने TdS भी लिखा था, क्लॉसियस इनइक्वालिटी वाले तरीके से, है ना। ये लिख सकते हैं, तो ds जो है ओके, एंट्रोपी इज इक्वल टू cp dt अपॉन t लिख सकते हैं। इनको अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो S2 माइनस S1 जो एंट्रोपी चेंज है, ये क्या है? ये S1 है, ये क्या है? ये S2 है। तो जो एंट्रोपी चेंज हो रहा है S1 से S2 पे, वो किस तरीके से? Cp बाहर हो जाएगा, ln dt अपॉन t का इंटीग्रेट करोगे तो ln T2 अपॉन T1। तो देखो टेम्परेचर किस तरीके से चेंज हो रहा है, यहाँ पे लॉगरिथमिक चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने ये लाइन को लीनियर ना बना के इस तरीके से कर्व बनाया है, इस तरीके से कर्व बनाया है सेंसिबल हीटिंग वाला। और लैटेंट हीट में सेम रखा है। और ये कब होता है इस केस में? एट कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि लैटेंट हीट लाइन तो स्ट्रेट है ना। हम एक पर्टिकुलर प्रेशर 1 के लिए ये चीजें लिए थे, प्रेशर तो कांस्टेंट था इस पूरे सिस्टम के लिए। ये भी ये जो चीज बना है, ये अलग अलग प्रेशर के लिए थोड़ी ना है, ये तो प्रेशर, ये पूरी लाइन, ये जो पूरी लाइन है, ये प्रेशर 1 P1 के लिए, मतलब प्रेशर के पॉइंट पे सेम है। हो सकता है फिर मैंने जो दूसरा सब्सटेंस लिया, P2 पे जो सब्सटेंस लिया, उसकी जो पॉइंट है 1 डैश कुछ इस तरीके से बनेगी, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, इस तरीके से। फिर P3 पे मैंने लिया, तो फिर इस तरीके से कुछ बनेगा, है ना। तो क्या समझ में आ रहा है? जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हैं, प्रेशर को जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, टेम्परेचर भी लॉगरिथमिक बढ़ता जा रहा है। तो अगर आपसे पूछा गया कि प्योर सब्सटेंस में अगर आप प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हो तो टेम्परेचर किस तरीके से चेंज हो रहा है? एडियाबैटिकली चेंज हो रहा है, लॉगरिथमिक चेंज हो रहा है, नॉर्मल चेंज हो रहा है, लीनियरली चेंज हो रहा है? तो तुरंत माइंड में अटैक आना चाहिए, क्लिक करना चाहिए कि भाई टेम्परेचर जो है, प्रेशर चेंज इंक्रीज होते होते टेम्परेचर जो हमारा लॉगरिथमिक चेंजेस होता है। क्लियर है? तो आपको ये चीज माइंड में रखना है। तो ये था हमारा टीएस प्लॉट, ठीक है। अब इसी टीएस प्लॉट में कुछ है नहीं, जो वो जो डायग्राम बनता था ना हमारा इस तरीके से, वो इसी में है। अब देखो ये लाइन दिख रहा है, ओके, ये गलत हो गया, ये कुछ इस तरीके से है, ये पॉइंट को टच करते हुए, ये है हमारा क्रिटिकल पॉइंट, ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ये है सैचुरेटेड वेपर लाइन, और इस तरीके से। तो ये डायग्राम याद आया? आप यही डायग्राम तो पढ़ते थे, क्लियर है? तो ये डायग्राम कैसे बनकर आया, ये लाइंस क्या है, ये सब आइडिया आपको आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे गाइस, ये जितने पॉइंट हैं, ये P1 प्रेशर पे ये लाइन था, P2 प्रेशर पे ये लाइन था, P3 प्रेशर पे ये चीज बनी थी, इन सब पॉइंट्स को ऐसे मैच करो। 1-1 वाले को मैच करो, 2-2 वाले को मैच करो, 3-3 वाले को मैच करो, 4-4 वाले को मैच करो, 5-5 वाले को ऐसे मैच करो। तो सारे पॉइंट को मैच करो तो ऐसा ये डायग्राम बन रहा है। थोड़ा घिचपिच हो गया, बस थोड़ा समझ जाना। ऐसे सारे पॉइंट 1-1 वाले को, 2-2 वाले को, 3-3 वाले को, 4-4 वाले को, 5-5 वाले को मैंने मैच कर दिया। क्लियर है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर सैचुरेटेड लिक्विड लाइन 4 डैश पॉइंट की बात करूं, ठीक है, तो जो चीज मैंने आपको बताया कि प्रेशर जैसे जैसे, क्योंकि 4th पॉइंट की बात करें, ये जो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट की बात करें, तो इस 2 पॉइंट पे मान लीजिए टेम्परेचर हमारा क्या है, T1 है, और इस 2 डैश पे टेम्परेचर क्या है, T2 है। तो प्रेशर भी तो, प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी वैसे वैसे इंक्रीज होगा, बट लॉगरिथमिक नेचर में। क्लियर है? पहली पॉइंट ये हमको इस डायग्राम से मिली। दूसरी पॉइंट ये मिलेगी कि जो लैटेंट हीट है, लैटेंट हीट जो है वो हमारा डिक्रीज होता मिलेगा। लैटेंट हीट जो है हमारा डिक्रीज होता मिलेगा जैसे जैसे हमारा एंट्रोपी इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे जैसे। क्लियर है? तो जैसे 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 एंट्रोपी कम होता जाएगा, एंट्रोपी लैटेंट हीट पे डिपेंड करता है।
एंट्रोपी, लेटेंट हीट कम होता जाएगा, एंट्रोपी भी कम होता जाएगा। प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो लेटेंट हीट कम होता जा रहा है ना। इस डायग्राम को एक बार और मैं अच्छे से बना के बताऊंगा आपको। जो कॉन्सेप्ट है ना यही सब समझना है गाइस, कॉन्सेप्ट को ही तो नोट करना है, जो मेन मेन पॉइंट बता रहा हूँ वही तो नोट करना है आपको, और कुछ नहीं है बीओ सब्सटेंस में। ठीक है, 1 1 डैश 1 डबल डैश, 2 2 डैश 2 डबल डैश, 3 3 डैश 3 डबल डैश, 4 4 डैश 4 डबल डैश, 5 5 डैश 5 डबल डैश। क्लियर है? और ठीक है, डायग्राम कुछ खास नहीं बना है बट चलेगा, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट। तो और ये एंट्रोपी का लाइन है, ये टेम्परेचर का। तो पहला रिलेशन हम बता चुके हैं कि जैसे जैसे प्रेशर आप बढ़ा रहे हो, ये P1 है, ये P2 प्रेशर पे ये सब्सटेंस, ये P3 पे हमारा टेम्परेचर भी बढ़ता हुआ दिखेगा। दूसरा पॉइंट कि लेटेंट हीट जैसे जैसे कम होगा एंट्रोपी भी हमारा कम होता जाएगा। क्लियर है? मतलब क्या हुआ कि जो लेटेंट हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है एंट्रोपी के। कैसे? ध्यान देना, अगर आप फॉर्मूले पे जाते हो, ठीक है, फॉर्मूले पे जाओगे, इस 0.4 से लेके 0.5 तक का कहाँ है, 0.2 और 0.3, 0.2 और 0.3, 0.2 और 0.3 पे अगर आप लेटेंट एंट्रोपी निकालोगे तो S3 इज इक्वल टू S2 प्लस लेटेंट हीट अपॉन VFG ना, टी टेम्परेचर टी टोटल। क्लियर है? लेटेंट हीट तो एंट्रोपी जो है डायरेक्टली लेटेंट की हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये फॉर्मूला क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी बस देख फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला आप जो बनाओगे लेटेंट एंट्रोपी का जो फॉर्मूला बनता है उसमें देखोगे कि एंट्रोपी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेटेंट हीट के, इसलिए मैंने ये चीज लिखा। अब यहाँ पे डायग्राम से भी समझ सकते हो इस चीज को। तो देखो गाइस, इसकी टेम्परेचर क्या है, ये जो है ये हमारा S2 है, ये है हमारा सॉरी ये S3, ये है S2। तो S3 माइनस S2 ज्यादा है ना, और फिर एंट्रोपी ज्यादा है। अब इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट की, ये देखो, इसको प्रोजेक्ट करो, एंट्रोपी कम हो गई। देखो पहले एंट्रोपी इतनी ज्यादा थी, अब एंट्रोपी कम हो गई, और ऊपर जाओ तो थोड़ा सा गलत बन गया डायग्राम, तो और पतला हो जाएगा, एंट्रोपी अब और कम हो गई, एंट्रोपी और कम हो गई, है ना। तो एंट्रोपी और कम हो गई तो क्या हो रहा है, तो लेटेंट हीट ये जो लाइन है ये भी लाइन तक कम, और ऐसे ऐसे करते करते ये लाइन ऐसे ऐसे करते 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 ये जीरो हो जाएगा। तो लेटेंट हीट जीरो कहां पे होता है, जब एट क्रिटिकल पॉइंट। लेटेंट हीट जीरो कब होता है, क्रिटिकल पॉइंट पे। क्लियर है? तो जैसे जैसे हमारा एंट्रोपी, ये प्रेशर आप चेंज करता जा रहे हो, प्रेशर जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हो एंट्रोपी भी हमारा कम होता जा रहा है, और एंट्रोपी कम हो रहा है तो लेटेंट हीट भी हमारा कम होता जा रहा है। एक ये रिलेशन नंबर 3। तो ये 1, 2 और 3 रिलेशन आपको पूरा एकदम अच्छे से याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके गाइस, तो पीटी डायग्राम बात करने वाले, इसी को हम लोग ट्रिपल पॉइंट डायग्राम भी कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट डायग्राम। क्लियर है? इसी को हम लोग पीटी डायग्राम को भी ट्रिपल पॉइंट डायग्राम भी करते हैं। कुछ इस तरीके से बनता है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस, क्लियर है, दिस एंड दिस, ठीक है। तो रेंज सॉलिड, लिक्विड, वेपर, है ना, ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा T। अगर कोई चीज यहाँ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ये लाइन बना है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड होना मेल्टिंग, सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड क्या हो रहा है, फ्रीजिंग हो रहा है, सॉलिड से वेपर सब्लिमेशन, वेपर से सॉलिड, वेपर से सॉलिड एब्लिमेशन, लिक्विड से वेपर इवापोरेशन, वेपर से लिक्विड कंडेंसेशन। तो ये ट्रिपल पॉइंट यही हमारा बता, और ये जो तीनों जो फेस के लाइन है, सॉलिड के, लिक्विड के और वेपर के, तीनों एक पॉइंट पे मिलते हैं, उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, जनरली फेस डायग्राम को दूसरे नाम ट्रिपल पॉइंट से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो एक ये चीज था, ये फिगर। अब देखो मैं एक फिगर बनाता हूं, उस फिगर को आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। इस फिगर में एक चीज और ध्यान दोगे,
अच्छा, हमने स्टार्टिंग में एक फिगर पढ़ा था जिसमें हमने बार बार मैं ये फिगर इसलिए बता, P2 और P1 प्रेशर पे यहाँ पे 0.1 बताया, 0.2, 0.3, 0.1 से अगर ये सॉलिड मैंने लिया था, हीट ऐड किया तो पहले सेंसिबल हीटिंग हुई, फिर उसके बाद लेटेंट हीट हुई। तो लेटेंट हीट जो है ये कब हो रही है, जब प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि पूरे लाइन की प्रेशर तो कांस्टेंट है। तो लेटेंट हीट, ठीक है, एट द केस ऑफ लेटेंट हीट प्रेशर भी कांस्टेंट होगा और टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। लेटेंट हीट के केस में प्रेशर, क्योंकि पूरे लाइन की प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया। लेटेंट हीट कब होता है, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तब होता है, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तब होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट वाले से कैसे हमें पता कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट, हमने अभी तो देखा था 0.1 से 0.2 तक लॉगरिथमिक, ये हमारा सेंसिबल हीटिंग था टीएस डायग्राम में। फिर हमने देखा कि लेटेंट हीट में कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो इस तरीके से फिगर बना था ना, तो टेम्परेचर तो और इसके बाद ये था और फिर ये था। तो ये P1, ये लाइन पूरे P1 की है ना, पूरी प्रेशर 1 की है। तो लेटेंट हीट में प्रेशर भी कांस्टेंट होता है और देखो टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है लेटेंट हीट के केस में। एक पॉइंट और आपको यहाँ पे मिला, ये सब पॉइंट को नोट करते जाना, यहीं से आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट वाले इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। इस चैप्टर की जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो ये सब पॉइंट अगर आप भूल गए ना तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा समझने में, ठीक है। अब एक फिगर और बनाएंगे, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से देखना, क्लियर है। ओके पीटी डायग्राम, ये मैंने पीटी डायग्राम बनाया है और पीटी डायग्राम में ये सॉलिड लिक्विड वेपर लाइन है, क्लियर है। अगर देखोगे तो अभी तो मैंने एक लाइन बनाया था, फिर ये 2 लाइन क्या आ गया गाइस, है एक ही लाइन। वो जो लाइन मैंने पहले इस फिगर जो बनाया था वो ये लाइन था, ठीक है। तो अब मैंने उसको डॉटेड कर दिया और एक लाइन आगे बना दिया, पॉजिटिव लिख दिया, एक लाइन पीछे बना दिया, नेगेटिव लिख दिया। तो ये क्या है गाइस, ये 2 के केस में है। एक तो जनरल सब्सटेंस के लिए ये डायग्राम जो है वो जनरल सब्सटेंस के लिए भी बनाया हूं मैं, जनरल सब्सटेंस के लिए भी डायग्राम ये है, और जो दूसरा है ये मैं एक वाटर के लिए भी बनाया हूं, क्योंकि जो प्योर वाटर भी हमारा प्योर सब्सटेंस है, बट प्योर सब्सटेंस में एक एक्सेप्शन केस आता है, वाटर के साथ बहुत सारे एक्सेप्शन आते हैं, इसीलिए हम वाटर को हमेशा थोड़ा, जो भी कोई डायग्राम बनाते हैं ना तो वाटर को हम थोड़ा सा उसमें अलग से करते हैं। जनरल सब्सटेंस जो है मतलब बाकी सारे प्योर सब्सटेंस वाटर को छोड़ के सब जनरली काम करते हैं, बट भाई वाटर के साथ ही एक्सेप्शन है कि भाई वो क्या बताया था ना आगे, एक डायग्राम समझाया था आपको, ये वाले डायग्राम में ये 0.1 यहाँ था, 0.2 यहाँ बन गया, फिर 0.3 यहाँ बना, बाकी फिर 0.4 0.5 जैसे था वैसे ही चला गया जनरल सब्सटेंस की तरह। बट पहले क्या हुआ, वो 2 तक गया, फिर वो कॉम्प्रेस हो गया। वाटर क्या हो रहा है, कॉम्प्रेस, जब हीट ऐड कर रहा है तो वाटर कॉम्प्रेस हो जा रहा है, उसके बाद फिर वो जनरल सब्सटेंस की तरह काम कर रहा है। बट जनरल सब्सटेंस में क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कंटिन्यूअस काम करते जा रहे है ना। तो वाटर इसीलिए एक्सेप्शन होता है, वाटर में जब हीट ऐड करते हैं तो भाई वो थोड़ा सा कॉम्प्रेस वाला नेचर दिखाते हैं। तो ये जो पॉजिटिव स्लोप है और निगेटिव स्लोप है ये आपको ध्यान देना है। तो जब भी जनरल सब्सटेंस के लिए, जब भी आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, सॉलिड से लिक्विड में आप जाते हो, मतलब मेल्टिंग की बात कर रहे हैं हम, सॉलिड से लिक्विड जाने टाइम पे मेल्टिंग की बात कर रहे हैं, जो वॉल्यूम है वॉल्यूम एक्सपेंड करता है ना। हमने पीवी डायग्राम में देखा, पी और वी डायग्राम जो अभी मैंने डायग्राम बनाया था पीवी डायग्राम था ना, जनरल सब्सटेंस में वॉल्यूम एक्सपेंड करता जाता है, क्लियर है। जब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में आप जाते हो तो क्लियर है। और क्या है, जो स्लोप है, ये जो स्लोप है ये पॉजिटिव स्लोप बनता है हमारा, पॉजिटिव स्लोप। तो जनरल सब्सटेंस के लिए हमारा, इसको ढक देता हूं मैं, ये जो फिगर है ये जनरल सब्सटेंस का फिगर है, ये जनरल सब्सटेंस का फिगर है, क्लियर है। बट वाटर के साथ जब आप सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जाते हो, इसको भी गैस ऐसे लिख लो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जाते हो, और जनरली ये चीज कहां हो रही है, सॉलिड से लिक्विड के टाइम पे ही हो रही है, गैस में तो हो ही नहीं रहा है, तो इसको सॉलिड से लिक्विड ही रखो।
गैस में जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इधर तो कुछ हो नहीं रहा है, सॉलिड से लिक्विड जाने टाइम यहीं पे कांड हो रहा है ना। तो इस कांड को, तो जनरल सब्सटेंस में ये कांड को हम बोलते हैं कि वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है, और जनरली वॉल्यूम तो एक्सपेंड होता ही है, वॉल्यूम एक्सपेंड होता रहता है जनरल सब्सटेंस का, इसलिए जो ये फेस स्लोप बनता है ये पॉजिटिव स्लोप बनता है। बट जब आप सॉलिड से लिक्विड वाटर के केस में जाते हो तो वॉल्यूम पहले क्या होता है, वॉल्यूम कॉम्प्रेस हो जाता है हीट देने पे। मतलब इस डायग्राम में जो निगेटिव स्लोप आपको दिख रहा है वो किसका है, वाटर का है। ये लाइन किसका है, ये लाइन वाटर का है। ये लाइन किसका है, ये लाइन हमारा जनरल सब्सटेंस का है। तो पीटी डायग्राम में हम, ट्रिपल पॉइंट डायग्राम में इस तरीके से हम प्योर सब्सटेंस को समझते हैं। यहीं पे गाइस हम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी समझने वाले हैं। क्लियर है, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्वेश्चन आते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हम यहीं पे समझेंगे। ओके तो डिग्री ऑफ फ्रीडम गाइस क्या है, फॉर्मूला P प्लस F इज इक्वल टू, ये F है डिग्री ऑफ फ्रीडम। F क्या है हमारा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। P क्या है, फेस चेंज, फेस चेंज। C क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। क्लियर है, नोट कर लो जल्दी से, मैं मिटाने जा रहा हूं। ओके तो गाइस ये जो फॉर्मूला हमारा आया है P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू, यही है हमारा गिब्स फेस रूल। इसी को ही हम गिब्स फेस रूल कहते हैं, जिसमें P फेस, F डिग्री ऑफ फ्रीडम, C नंबर ऑफ कंपोनेंट। अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम गाइस निकालने वाले हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी इसके लिए, ठीक है। तो फॉर सॉलिड, लिक्विड और वेपर, पहला सॉलिड, लिक्विड और वेपर, अगर मैंने ऐसा सब्सटेंस लिया, इस केस में हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आता है, फॉर्मूला लगाते हैं P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू। ठीक है, अब ये सॉलिड लिक्विड गैस मैंने लिया है, सॉलिड भी लिया, लिक्विड सॉलिड लिक्विड गैस जो सब्सटेंस लिया है, तो फेस तो एक ही है। क्लियर है, फेस एक क्यों है भाई, लिक्विड भी सॉलिड एक ही कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट तो एक ही है सबका, तो फेस हमारा 1 हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम F, और यहाँ पे कंपोनेंट भी तो हमारा एक ही, ये भी पानी का, ये भी पानी का, ये भी पानी का है। ठीक है ओके एक मिनट, यहाँ पे एक चीज करना, ये मैंने सॉलिड लिक्विड गैस आप तीनों लोगे तो 3 फेस हो गया ना यार। या तो आप सॉलिड का सब्सटेंस लो और सॉलिड का सब्सटेंस लो, या लिक्विड का सब्सटेंस लो, या वेपर का सब्सटेंस लो, उस केस में फेस तो एक ही है, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, कंपोनेंट सॉलिड लिक्विड गैस जो है सब तो एक ही कंपोनेंट, एक वाटर का ही है, तो 1 लिखा, यहां से डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका निकलता है 2। क्लियर है, फिर आप क्या करो, आप सॉलिड प्लस लिक्विड ले लो, सॉलिड प्लस लिक्विड का जब आप लोगे तो P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू। फेस कितना है, फेस एक सॉलिड है एक लिक्विड है, 2 सॉलिड प्लस लिक्विड ले रहे हो, एक ही कंटेनर में नीचे सॉलिड है और ऊपर लिक्विड है, तो फेस तो 2 हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम F हो गया। कंपोनेंट तो गाइस एक ही है ना, वाटर ही तो है, उसी के पानी बर्फ जमा हुआ है, ऊपर पानी है, ये कंपोनेंट तो एक ही है, +2। क्लियर है, तो यहां से डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आपका निकलेगा 1। अब हम देखने वाले हैं, अगर हम सॉलिड प्लस लिक्विड प्लस वेपर को तीनों को ले लेते हैं तो फेस क्या हो जाएगा, सॉलिड उसमें कंटेनर में नीचे बर्फ है, ऊपर पानी है, ऊपर गैस है, तो 3 फेस हो गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम F, कंपोनेंट तो वाटर का ही है गाइस, पूरा तो वाटर का ही है ना, पूरा वेपर भी वाटर का है, लिक्विड भी वाटर का है, सॉलिड भी वाटर का है, तो 1 प्लस 2। क्लियर है, कंपोनेंट तो 1 ही है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ से 3 और 0, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो गया। तो जब आप सॉलिड लिक्विड और वेपर को लेते हो एक ही कंटेनर में, सॉलिड लिक्विड गैस को जब लेते हो और एक ही कंपोनेंट का लेते हो, तो उस डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ रहा है। तो क्या समझ में आया, एट ट्रिपल पॉइंट, मतलब 3 सॉलिड लिक्विड गैस तीनों मिक्स है ना, तो एट ट्रिपल पॉइंट फिगर में ये सॉलिड लिक्विड और ये वेपर का लाइन, तो ये जो पॉइंट है यही तो ट्रिपल पॉइंट है, तो एट ट्रिपल पॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 0। अभी हमने निकाला, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते कैसे हैं, क्लियर हो गया, ये चीज याद रखना आपको। तो फाइनली गाइस, फाइनली हमारा जो प्योर सब्सटेंस का जो कॉन्सेप्चुअल चीजें थी हम समझ चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है,
बस मेरे माइंड में एक चीज और आया, वो मैं सोचा बता दूं, वीडियो एंड करने वाला था। जो फिगर बनता है ना, और इसमें कुछ कभी कभी क्वेश्चंस ऐसी लाइन बना के आ जाती हैं, क्लियर है, ऐसी लाइन, तो पूछे कि इसमें से ट्रिपल पॉइंट वाली लाइन कौन सा है, तो जो सबसे नीचे वाली जो लाइन है ना, यही है हमारी ट्रिपल पॉइंट लाइन। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलो तो जितने कॉन्सेप्चुअल चीजें थी प्योर सब्सटेंस में, जो थोड़ा सा दिमाग की दही करती है, क्लियर है, क्योंकि आई थिंक मैंने जितना, आप इस वीडियो हो सकता है आपको दोबारा देखना पड़ जाए, हो सकता है आप एक ही बार में समझ गए, माइंड पकड़ लिया आपका, वो आप पे डिपेंड करता है आपकी कैसी सोचने की तरीका है। तो थोड़ा सा ये जो कॉम्प्लिकेट, इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। मुझे भी, मैंने भी जब ये सब चीजें समझी तो एक बार में मैं नहीं समझ पाया था, मुझे एक बार और देखना पड़ा, एक बार क्या मुझे 2-3 बार देखना पड़ा, तब जाके पूरे कॉन्सेप्ट मेरे इसके क्लियर हुए, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्चुअल चीजें थी प्योर सब्सटेंस में, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से इसलिए बनते हैं क्योंकि जो इसका अगला पार्ट है प्योर सब्सटेंस का, वो फुल न्यूमेरिकल पोर्शन है, और हम जानते हैं एसएससी और एसएससी जेई आरआरबी जेई में न्यूमेरिकल हमारा क्या कितना आता है,